नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर ग्रीन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा आज अपन पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे अपन 5 स्टार टॉपिक बोलेंगे। 5 स्टार टॉपिक मतलब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिस टॉपिक का नाम है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। मैं बाकी टॉपिक के बारे में नहीं कह सकता कि वहाँ से क्वेश्चन आए नहीं आए, हो सकता आ भी सकता है, मैक्सिमम कई बार पूछे भी ज़्यादा, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है बेटा जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूरे चैप्टर का अगर आपसे ये पूछा है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा, तो ध्यान रखना बेटा, जिसे अपन बोलते हैं निषेचन या जिसे अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन और फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब नर जो आपका नर जो युग्मक है, जब मादा जो अंडा है, जब उससे जो उसका संलयन या उससे मिलना होता है, उस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? उस क्रिया को अपन बोलते हैं निषेचन। तो ये जो चैप्टर है इसमें अपन आपको ये टर्म्स आपको पढ़ने को मिलेगी, जैसे मोनोसाइफोनस और पॉलीसाइफोनस क्या होता है, पोरोगैमी क्या होती है, चैलेजोगैमी क्या होती है, मेसोगैमी क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ये वाला होगा। ये जो 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये वाला जिसे बोलते हैं सिनगैमी, त्रिसंयोजन और द्विनिषेचन, जिसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट, ये 3 टॉपिक इस चैप्टर की जान होंगे। यहीं से सबसे ज्यादा एग्जाम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर जैसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जैसे भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूण कोश क्या होता है, इसमें आपको डिफरेंस बताऊंगा। सिफेनोगैमी क्या होती है, पोलोस्पर्मी क्या होती है। तो अगर ये जो पूरी की पूरी इस पूरे टॉपिक के अंदर ये आपको 7 से 8 टर्म्स आपको पढ़नी है, क्या क्या होती है आपको मैं आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। और ये जो निषेचन की जो क्रिया है अपन 4 भागों में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला भाग होगा वो क्या होगा? परागकण का अंकुरण होगा। मतलब जो परागकण की क्रिया के थ्रू जो परागकण है वो कहाँ पहुंचेगा? वो पराग वर्तिकाग्र पे पहुंचेगा, वहां पे जाकर वो अंकुरित होगा। कैसे होगा, क्या क्या बदलाव होगा, वो पर पढ़ेंगे। फिर वो बीजांड में प्रवेश करेगा। बीजांड के अंदर क्या होता है? भ्रूणकोश। फिर वो भ्रूणकोश है पराग नलिका के थ्रू प्रवेश करेगा। और बाद में ध्यान रखना, आखिर में जाके युग्मक का संलयन है, जो मादा युग्मक और नर युग्मक है उनका आपस में क्या होगा? संलयन होगा, निषेचन होगा। आपके उसमें युग्मनज बनेगा, फिर आपके भ्रूण बनेगा, भ्रूण से फल और आपका बीज बनेगा। ये जो सारी क्रिया है इसे अपन क्या बोलेंगे? निषेचन की क्रिया। तो अगर आपको ये सारा के सारे टॉपिक आपको समझना है तो वीडियो को आपको अंतिम लास्ट तक देखना है और आपको बहुत ही ढंग से धीरे धीरे इसको समझना। और मैं एक एक पॉइंट को मैं डीप में कवर करूंगा क्योंकि ये टॉपिक अपने हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले मैं बताता हूं कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर अपन परिभाषा का अपन कहें, परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर आपको क्लियरली आपको समझाना तो क्या होता है कि साहब अगर नर युग्मक का, किसका साहब? नर युग्मक का अगर मादा युग्मक, जो आपकी मादा युग्मक है, मतलब नर और मादा, दुल्हे और दुल्हन का आपस में मिलना, अपन कह सकते हैं कि नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ ये जो प्लस है, मतलब जो उसका संलयन का मतलब दोनों का आपस में मिलना, इस क्रिया को ध्यान रखना, इस क्रिया को अपन कहते हैं निषेचन। और सबसे पहले ध्यान रखना इस निषेचन की क्रिया को वैज्ञानिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो विटानेवल बर्गर था उसका नाम था स्ट्रॉसबर्गर। क्या नाम था? स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर के नाम ने मोनोट्रोपा एक पादप होता है। मोनोट्रोपा नामक पादप के अंदर देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि ये जो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? ध्यान रखना, मैं द्विनिषेचन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल निषेचन की बात कर रहा हूं। निषेचन की क्रिया को सर्वप्रथम किस साइंटिस्ट ने बताया था? इस वैज्ञानिक का नाम था स्ट्रॉसबर्गर, जिसने कौन से पादप में दिए थे? इसने मोनोट्रोपा नामक एक पादप था, उसके अंदर इस क्रिया के बारे में बताया था। और इसकी परिभाषा बोले तो क्या होगा? मतलब नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ जो संलयन की जो क्रिया है उसे ध्यान रखना, अपन क्या बोलेंगे? उसे अपन निषेचन या उसे अपन बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। अब निषेचन का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? निषेचन का जो पहला स्टेप वो होता है क्या साहब? मतलब जो परागकण का वो अंकुरण है। अब देखिएगा, परागकण की मैं अंकुरण की बात करूं तो कैसे होगा? देखिएगा, सबसे पहले आपको पता है सबसे बीच में क्या होता है? जो नर युग्मक है वो कहां से आता है? जो आपका परागकोश है, परागकोश में से क्या निकलता है? परागकण। अब वो परागकण किसी भी माध्यम के द्वारा, या तो हवा के द्वारा, या जैसे हम वायु बोलते हैं वायु के द्वारा, जल द्वारा, और मुख्यतः जो आपके कीटों द्वारा क्या करता है? उनके चिपकता है और क्या करता है? कीट आप यहाँ पे आके बैठ जाता है। और वो परागकण जो किसी भी नर से होगा, नर से कहां पहुंच जाएगा? मादा के वर्तिकाग्र भाग में पहुंच जाएगा। और आपको मैंने कि पूरा जो पहले वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको परागकण की संरचना बताई थी। परागकण की संरचना मैंने आपको बताया क्या होती है? बाह्य चोल होता है, अंतःचोल होता है और जनन छिद्र होता है, बताया था मैंने आपको। तो सबसे सर्वप्रथम क्या करता है? जो आपके परागकण होता है, परागकण पहुंचता है कहां पे? पहुंचता है मादा के ऊपर। और मादा के ऊपर किसके द्वारा? वो किसी भी माध्यम के द्वारा पहुंच सकता है। और बाहर से किससे घिरा हुआ होता है? बाहर से घिरा हुआ होता है साहब, ये मैंने पूरा लेक्चर आपको कवर किया था। बाहर से घिरा हुआ होता है ये
आपके बाह्यचोल, ये है बाह्यचोल, ये है अंतःचोल, और ये क्या है आपका पराग, जो ऐसे बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं जनन छिद्र। आगे जाके यहीं से क्या निकलेगी, पराग नलिका का निर्माण होगा। और इसके अंदर क्या था, और जब इसका परागकण जब एक दूसरे, तो यहाँ इसमें कितने युग्मक होते हैं, इसमें आपके न्यूक्लियस केंद्रक कितने होते हैं, केंद्रक होते हैं 2। एक तो होता है बड़ा वाला जिसे अपन बोलते हैं जनन, और एक छोटा वाला होता है जिसे, एक तो जनन होता है और एक होता है नाभिक। तो बड़ा वाला जो होता है उसे बोलते हैं नाभिक, और केंद्रक ये होता है नाभिक केंद्रक, ये क्या होता है नाभिक केंद्रक। और जो छोटा वाला वो कौन सा होता है, उसे अपन बोलते हैं जनन केंद्रक बोलते हैं। अब होता क्या है, सबसे प्रथम दुल्हे राजा कहाँ पहुंचे, दुल्हे राजा पहुंचे दुल्हन के द्वार पे। तो मैंने आपको बताया कि क्या होगा, जैसे ही ये वर्तिकाग्र पे आते हैं, ये क्या करते हैं, शर्करा नुमा पदार्थ क्या करते हैं, वर्तिकाग्र से अवशोषित करते हैं। क्योंकि इनका दुल्हे राजा है तो क्या कराया जाएगा, मुंह मीठा कराया जाएगा। अब मुंह मीठा कराएगा तो ये क्या होगा, अंदर से इनमें क्या होगा, अवशोषण करेंगे मीठा शर्करा पदार्थ का, और जैसे ही शर्करा पदार्थ का अवशोषण करेंगे ये फूलेंगे, और फूलने से क्या होगा, अंतःशोषण, ये फूलेगा। जब फूलेगा तो क्या होगा, जो बाह्यचोल है, बाह्यचोल से बाहर तो आ नहीं सकता, अंतःचोल पे क्या पड़ेगा, आपके प्रेशर डेवलप होगा। जब अंतःचोल प्रेशर डालेगा तो क्या होगा, आपके पराग नलिका का क्या निर्माण होगा, पराग नलिका का निर्माण होगा। अब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक चीज बताने जा रहा हूं, मतलब क्या होगा, पराग नलिका का निर्माण। तो पराग नलिका कहां से निकलती है, पराग नलिका निकलती है कहां से, जनन छिद्र। किसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, अंतःचोल पर प्रेशर पड़ता है, तो पराग नलिका जनन छिद्र के द्वारा निर्माण होता है। अब सवाल सुनिएगा, अगर सामान्यतः क्या होता है, जो कैप्सुला पादप या सामान्यतः जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनके अंदर सामान्यतः एक पराग कण से एक पराग नलिका का निर्माण होता है। तो एक, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोसाइफोनस। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को अपन, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं मोनोसाइफोनस। मोनोसाइफोनस, मोनोसाइफोनस का मतलब, अगर मोनो का मतलब सिंगल, अगर एक पराग कण में एक पराग नलिका का निर्माण होता है तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं मोनोसाइफोनस। यदि दो, क्योंकि अब आपको पता है अगर आपका पौधा एक बीजपत्री है तो उसमें जनन छिद्र तो एक होगा, लेकिन द्विबीजपत्री में कम से कम 3 जनन छिद्र होते हैं, तो हो सकता है कि एक से ज्यादा भी पराग नलिका का निर्माण हो। तो यदि अगर एक से ज्यादा पराग नलिका का निर्माण होता है तो ध्यान रखना, इसे अपन क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं पॉलीसाइफोनस। क्या बोलते हैं, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं दो, एक आपका मैंने टर्मिनोलॉजी क्लियर करते हैं, मोनोसाइफोनस, पॉलीसाइफोनस। मतलब अगर एक परागकण से एक पराग नलिका का निर्माण हो तो उसे अपन बोलते हैं मोनोसाइफोन। और सामान्यतः एंजियोस्पर्म और कैप्सुला, खासकर आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा स्टडी इसी पे हुई है, उनमें किस तरह का पराग नलिका होती है, मोनोसाइफोन। लेकिन अगर कौन कौन से, 2 खासकर याद रखना, एक तो मालवेसी कुल के पादप और दूसरा ध्यान रखना कुकुरबिटेसी कुल के पादप। मालवेसी में कौन, भिंडी, कपास ये वाला आपका बोलते हैं, और कुकुरबिटेसी में आपको पता है ककड़ी नुमा सब्जियां। ये जो कुल है, इनके जो परागकण है, इनमें से एक से ज्यादा पराग नलिका का निर्माण होता है। तो इस तरह की कंडीशन अपन क्या बोलते हैं, पॉलीसाइफोनस। अब आपको यहां तक समझ आ गया कि साहब अब क्या होता है, कि अब मैंने आपको बताया था जब पुराना जो लेक्चर हुआ था तो मैंने कहा था अब क्या होगा कि ये दोनों के दोनों केंद्र कहां जाएंगे, दोनों के दोनों केंद्र सब मतलब द्रव्य के साथ कहां जाएंगे, पराग नलिका के अंदर। अब बात आती है कि पहले कौन आएगा, बाद में कौन। तो मैंने आपको बताया कि बड़ा भाई कौन, बड़ा भाई है आपका नाभि केंद्र, और छोटा भाई कौन है, जनन केंद्र। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो चीज है ये आएगी किसके अंदर, ये आएगी आपकी पराग नलिका के अंदर। तो बड़ा वाला भाई तो इसके अंदर आ गया, और जो छोटा वाला भाई को मैं थोड़ा रेड कलर से दिखा देता हूं, ये इसके अंदर आ जाता है। तो अभी तो ब्लैक कलर से दिखाता हूं, ये है आपके। तो ये तो हो गया आपका नाभि केंद्रक, और ये हो गया आपका जनन केंद्र। अब जैसे ही ये पराग नलिका में आता है, जो जनन केंद्रक है उसमें क्या होता है, आपका विभाजन होता है। कौन सा, वो आपको पता है माइटोसिस जिसे बोलते हैं, समसूत्री विभाजन होगा, और इस केंद्रक से क्या बन जाएंगे, आपके 2 युग्मक बन जाए। तो इसमें विभाजन होगा, विभाजन होने के बाद में क्या हो जाएगा, यहां पे बन जाएंगे आपके 2 नर युग्मक। तो ये तो हो जाएगा नर युग्मक, नर युग्मक हो जाएगा, और ये आपकी कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नाभिक केंद्रक। ये हो जाएगा आपका नाभिक केंद्रक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब जनन पराग नलिका में कितने केंद्र, पराग नलिका में 3 केंद्रक होते हैं। सबसे बड़ा आप आगे की ओर कौन होता है, नाभि केंद्रक होता है, पीछे की ओर कौन होते, 2 नर युग्मक होते हैं। अब इसका मतलब जो दुल्हन है, दुल्हन देखो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये तो आपका ये देखो यहाँ से पराग नलिका के द्वारा, ध्यान रखना। अब मैं इनकी खासियत बताऊं। अब सवाल ये होता है कि साहब पराग नलिका को कौन बताएगा कि मुझे यहां से प्रवेश करना है, कोई दूल्हे राजा, कोई बैंड बाजा तो है नहीं। तो ध्यान रखना क्या होता है कि जो आपकी सहायक कोशिका होती है, सहायक कोशिका से ध्यान रखना रसायन निकलते हैं।
वो रसायन क्या करता है, पराग नलिका को निर्देश देते हैं, उनकी तरफ आकर्षित करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि पराग नलिका का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, तो ध्यान रखना वो कैसा होता है, रसायनावर्तन होता है। मतलब रसायन के, ध्यान रखना, रसायन जो है रसायन आवर्तन बोल सकते हैं, जिससे अपन बोलते हैं मतलब रसायन के कारण। और कहां से निकलते हैं ये रसायन, कहां से निकलते हैं, ये निकलते हैं साहब सहायक जो कोशिका है आपकी, जो भ्रूण कोश के अंदर जो सहायक कोशिका है वहां से रसायन निकलते हैं जो पराग नलिका को आकर्षित करते हैं, जिसके द्वारा पराग नलिका किसके द्वारा अंदर प्रवेश करती है, बीजांड द्वार जिसे अपन बोलते हैं, माइक्रोपाइल, जिसे वहां से एंटर करने की कोशिश करती है। पहला सवाल तो ये कि किसके थ्रू मूवमेंट। दूसरा ध्यान रखना इसमें दो पोषक तत्व कौन कौन से आपके, एक तो कैल्शियम और बोरोन। ये ध्यान रखना, आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा कि पराग नलिका के निर्माण के लिए कौन सा तत्व का आवश्यकता, आपने पढ़ा होगा बोरोन। तो ध्यान रखना, खासकर अगर दोनों में से एक पूछा तो बोरोन बहुत इंपॉर्टेंट है। पराग नलिका का जो निर्माण है उसके लिए मुख्य तत्व कौन सा है, ध्यान रखना, जिसका नाम है आपका बोरोन। तीसरा ध्यान रखना, जो टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर ध्यान रखना, जो टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो होती है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे कम या इससे ज्यादा हुआ तो ध्यान रखना पराग नलिका का निर्माण और उसके आगे की क्रिया, ध्यान रखना, या जिसे हम बोलते हैं निषेचन की क्रिया प्रभावित हो सकती है। तो आपको खासकर ध्यान रखना है कि ये तीन चीजों को खासकर आपको रसायन के कारण इसका मूवमेंट होता है, कौन कौन से 20 से 30, और टेम्परेचर कितना 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। पराग नलिका में आगे केंद्र कौन सा था, नाभिक केंद्र, पीछे कौन सा, दो नर युग्म। अब देखो आगे ये जो पहला स्टेप है जिसे अपन बोलते हैं परागकण का अंकुरण, को मैं वापस समझा देता हूं क्या होता है। सर्वप्रथम क्या होता है, मैं एक लैंग्वेज आप पकड़ आराम से, मैं एक कहानी के रूप में बताऊंगा। सर्वप्रथम परागकण वर्तिकाग्र पे आके पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पे जैसे वो पहुंचते हैं शर्करा नुमा जो पदार्थ होते हैं वर्तिकाग्र से अवशोषित करते हैं। शर्करा नुमा पदार्थ अवशोषित करने से ये फूलते हैं, फूलने के कारण अंतःचूल जो होता है उस पर क्या पड़ता है, आपके प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने के कारण जनन छिद्र के द्वारा पराग नलिका का निर्माण होता है। अब जितने भी दो केंद्रक हैं, सारा का सारा केंद्रक, दोनों के दोनों केंद्रक पराग द्रव्य के साथ में कहां एंटर हो जाते हैं, वो पराग नलिका में। अगर पराग नलिका एक निर्माण होता है उसे बोलते हैं मोनोसाइफोनस, अगर एक से अधिक होता है तो उसे अपन बोलते हैं पोलोसाइफोनस। इसके उदाहरण कौन कौन से, मालवेसी कुल और कुकुरबिटेसी कुल। जब ये जहां पे जनन केंद्रक आते हैं, जो जनन कोश जनन केंद्रक है उसमें वापस से विभाजन होता है। विभाजन कौन सा होता है वो आपको ध्यान रखना, समसूत्री विभाजन होता है। उससे क्या होता है, उससे होता है साहब दो नर युग्मक। अब इसे क्वेश्चन बनता है कि नर युग्मक का निर्माण कौन से केंद्रक से होता है, पहला ऑप्शन नाभिक केंद्रक, दूसरा जनन केंद्रक। तो आंसर क्या जाएगा, जनन केंद्र। पराग नलिका में कितने केंद्रक पाए जाते हैं, पराग केंद्रक नलिका में 3 केंद्रक पाए जाते हैं। कौन कौन से, नाभिक केंद्रक और 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो आगे की स्टेप सुनेगा। अब अगला स्टेप है जिसे अपन बोलते हैं, सबसे पहला ये हो गया इसके अंदर। अब पराग नलिका आगे करेगी तो किससे प्रवेश करेगी, ऑब्वियस बात है प्रवेश करेगी सबसे पहले बीजांड के अंदर। बीजांड के अंदर प्रवेश करने के लिए किसके अंदर करेगी, भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करेगी। ये रहा बीजांड। तो सबसे पहले बीजांड द्वार यहाँ पे। अब बात आता है कि बीजांड में प्रवेश कैसे करेगी, आगे अपन फिर भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी और लास्ट में जाके ध्यान रखना ये यहाँ पे जाके क्या करेगी, यहाँ पे जाके संलयन की क्रिया कर। मतलब आगे का जो स्टेप होने वाला मैं आपको समझा देता हूँ। होगा क्या कि यही जो आपकी क्या है, यही जो आपकी पराग नलिका है ये आगे की ओर बढ़ेगी। मतलब ये आगे की ओर बढ़ेगी। कौन बढ़ा रहा है, ये रसायन। रसायन कहां से निकल रहा है, सहायक कोशिका से। तो ध्यान रखना रसायन की अवधि में, और ये प्रवेश करती है ऐसे, ये प्रवेश करती है यहाँ से, और ये ध्यान रखना ये केंद्रक जो होते हैं यहाँ से हटके कहाँ आ जाते हैं, ये केंद्रक आ जाते हैं आपके। अब आगे क्रिया बहुत कहानी मतलब एकदम फिल्मी स्टाइल में होगा एकदम। ये यहाँ पे जनन केंद्रक हो गया आपका, जनन जो नाभिक केंद्रक हो गया, और 2 नर युग्मक, जो आपके 2 नर युग्मक है वो यहाँ पहुँच जाते हैं दुल्हन के द्वार के पास। लेकिन दुल्हन के बाद पिताजी माने हुए नहीं है, पिताजी माने हुए नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे युद्ध होगा और किसी न किसी को अपनी जान भी गंवाने। अब किसको जान गंवानी पड़ती है, किसका विस्फोट हो जाता है, ये यहाँ पे अंदर कैसे प्रवेश करेगा, इसको कौन सहायता करेगा, ये पूरा फिल्मी नुमा स्टाइल से अपन पढ़ेंगे क्या क्या इसमें क्रिया, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो पहला पार्ट है जिसे अपन बोलते हैं परागकण का अंकुरण कंप्लीट होता है। अब अपना जो अगला टॉपिक, वो अगला जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा सब अपना बीजांड में प्रवेश। क्योंकि बीजांड में कैसे प्रवेश करता है और कहां से प्रवेश करता है वो अपन पढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट का मतलब जिसे अपन बोलते हैं बीजांड में प्रवेश। देखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा सा एक पार्ट आता है, 3 डेफिनेशन आती है जिसको खासकर आपका देखना, जिसके अपन पढ़ेंगे। मीजोगैमी क्या होती है, सॉरी पोरोगैमी क्या होती है, चैलेजोगैमी क्या होती है, पोरोगैमी क्या होती है। सॉरी वापस बताता हूँ, पोरोगैमी, चैलेजोगैमी और मीजोगैमी, ये 3 टर्म्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। 3 डेफिनेशन है जो आपको खासकर ध्यान रखना है।
आपको पता है कि सामान्यतः ध्यान रखना, जो पराग नलिका यहाँ प्रवेश करती है वो किसके द्वारा करती है? बीजांड द्वारा। ये कौन सा भाग है जिसे ध्यान रखना, इसे अपन बोलते हैं बीजांड द्वार बोलते हैं। क्योंकि बीजांड द्वार कौन सा भाग है मैंने आपको बताया, बीजांड द्वार वो भाग है जहां से पराग नलिका भ्रूणपोष के अंदर प्रवेश करती है भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है, देखिएगा। मुख्यतः एंजियोस्पर्म और कैप्सुलम, 90% जो एंजियोस्पर्म्स है और जो खासकर आपका कैप्सुला प्लांट है, पादप है, मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्म है उसमें जो पराग नलिका जो प्रवेश करती है वो हमेशा बीजांड द्वार के द्वारा, और बीजांड द्वार को अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। तो अगर पराग नलिका बीजांड द्वार के थ्रू प्रवेश करते तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं पोरोगैमी। पोरोगैमी का मतलब क्या हुआ? यदि पराग नलिका बीजांड द्वार द्वारा भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं पोरोगैमी। अगर वो निभागीय भाग, मतलब निभाग कौन सा भाग है? ये वाला जो भाग है आपको इमेज में दिख जाएगा अभी इमेज के अंदर। तो अगर निभाग, अगर यही पराग नलिका निभागीय भाग मतलब चेलेजा एंड के थ्रू प्रवेश करती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? चेलेजोगेमी। निभाग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चेलेजा। अगर पराग नलिका चलेगा से एंटर करते हैं तो उसे बोलते हैं चेलेजोगेमी। और यदि अगर यही पराग नलिका अध्यावरण को तोड़ के, मतलब अध्यावरण को तोड़ के, जो अध्यावरण है उनको तोड़ के मध्य में से, बीच में से प्रवेश करे तो इसे अपन बोलते हैं मीजोगेमी। तो 3 तरह की टर्म्स हो गई, कौन कौन सी होगी? पोरोगैमी, चेलेजोगैमी, मीजोगैमी। पोरोगैमी का मतलब पराग नलिका का प्रवेश बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल के द्वारा। चेलेजोगैमी में निभागीय एंट्री का मतलब चेलेजा के थ्रू एंट्री, और इंटेग्यूमेंट से अध्यावरण के द्वारा प्रवेश करता तो इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं मीजोगैमी। ये है 2 स्टेप। अब बात आती है तीसरा स्टेप जिसे अपन बोलेंगे किसमें प्रवेश, जिसमें जैसे भ्रूण कोश में प्रवेश कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब अपन पढ़ते हैं निषेचन की क्रिया का 3rd पार्ट, जहां पराग नलिका क्या करेगी? भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करेगी। बहुत ध्यान से सुनना क्या होता है। अब ये देखना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे अगर ये समझ आ गया तो आगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ अगर कमी रहेगी तो आगे कंसेप्ट में आपकी दिक्कत आ सकती है। देखिएगा क्या है, भ्रूण कोश में सबसे प्रथम क्या होता है? पराग नलिका जो होती है मुड़ के कहाँ चली जाती है? वहां चली जाती है जहां बीजांड द्वार होता है। पहली बात है ये आई कहाँ से? आई कहाँ से? आपको पता है ये जो सहायक कोशिका, ये कौन सी, ये दोनों कोशिका कौन सी है? ये वाली कोशिका, कोशिका नंबर 1 और कोशिका नंबर 2 क्या है? सहायक कोशिका। यहाँ से क्या है? रसायन अनुवर्तन जिसे क्रिया बोलते हैं, यहाँ से रसायन निकलता है जो पराग नलिका को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ा बड़ा रूप में दिखाया। अब यहाँ क्या हो गया, जब ये यहाँ पहुंचता है तो क्या है यहाँ पे तो कायिक केंद्रक और नीचे क्या, 2 नर युग्म। अब सवाल ये होता है कि ये इसके अंदर प्रवेश कैसे करता है? अपने आप तो प्रवेश कर नहीं जाएगा, तो होता है क्या? मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पहला जो चैप्टर बताया था, इससे पहले चैप्टर उसमें बताया था कि मैंने जो सहायक कोशिका उस पर ध्यान रखना, अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? जिसे अपन बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये क्या करती है? पराग नलिका को ऊपर की ओर खींचती है। पराग नलिका को ये फिलीफॉर्म अपैरेटस ऊपर की ओर जैसे इसे मदद करेगी तो क्या होगी? ये इसके अंदर आसानी से क्या कर जाएगी? प्रवेश कर जाएगी। तो ये जब प्रवेश करती है तो ध्यान रखना बेटा, तो क्या होता है? जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे एक छेद है, जैसे ही क्या करती है? प्रवेश करती है इसके अंदर। तो सबसे पहले ध्यान रखना प्रवेश किसके अंदर करती है? ये प्रवेश करती है, ध्यान रखना। कुछ बच्चों को लगता है कि साहब ये किसके अंदर करती है? ये लगती है अंड, जैसे अंड कोशक के अंदर, लेकिन एक्चुअल में डायग्राम होता कैसे? आगे की ओर तो कौन होता है? आगे की ओर होता है ये रसायन, जैसे ये होता है आगे की ओर तो होता है ये आपके सहायक, और पीछे की ओर कौन होता है? अंड कोश। तो सबसे पहले जो ये प्रवेश करेगी कोशिका नंबर 1 और 2, ये क्या है? सहायक कोशिका। तो पूछा जाता है कि पराग नलिका सर्वप्रथम भ्रूण कोश की कौन सी कोशिका में प्रवेश करती है? तो ध्यान रखना कि सर्वप्रथम ये प्रवेश करती है सहायक कोशिका में। अब जैसे ही ये सहायक कोशिका में प्रवेश करती है, अब ध्यान रखना यहाँ पे 3 चीजें खत्म हो जाएंगी। क्या क्या होंगी? ध्यान रखना, डिजेनरेट हो जाएंगी, जिनका ध्यान रखना नामो निशान मिट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनिए क्या क्या। जैसे ही ये इसके अंदर सहायक कोशिका में प्रवेश करती है, इसके अंदर क्या होता है? एंडोओस्मोसिस होता है, और ये जो पराग नलिका है वो क्या करती है? आगे से फट जाती है। अब ये जो धमाका होता है, ऐसा नहीं कि बम विस्फोट हो रहा है, ये केवल आपको समझाने के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि ये जो प्रवेश करते जो इसमें जो फटती है, इस फटने से ध्यान रखना 3 कोशिकाएं क्या होती है? नष्ट हो जाती है। अब ये 3 कोशिकाएं कौन कौन सी नष्ट हो जाती है मैं आपको ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। ये क्या करती है? अब ये इसके अंदर क्या कर चुकी है? ये थोड़ा सा मैं इसको चौड़ा बना दिया, मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ। ये क्या करके साहब ये इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। अब ये प्रवेश करने से क्या होता है कि जैसे ये इसके अंदर प्रवेश करती है, क्या होता है? सर्वप्रथम, ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं थोड़ा सा क्लियर बना देता हूँ।
मैं आपको तरह स्टोरी में बताऊं। जैसे ही ये सहायक कोशिका के अंदर प्रवेश करती है, सहायक कोशिका में प्रवेश करते ही पराग नलिका के आगे जो आपका नाभिक केंद्रक जिसे अपन बोलते हैं कायिक केंद्रक और दो की दो सहायक कोशिका क्या होती है, नष्ट हो जाती है। ध्यान से सुना, पराग नलिका के प्रवेश करने पर एंडोऑस्मोसिस के द्वारा जो द्रव्य है वो अंदर जाता है और वो नष्ट हो जाती है पराग नलिका, और पराग नलिका के नष्ट होने से दो सहायक कोशिका और एक कायिक केंद्रक, ये तीन चीजें ध्यान रखना क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसका मतलब अगर अपन एक डिटेल में लेके देखें तो भ्रूण कोश बताया था, भ्रूण कोश में आपको मैंने कितनी कोशिका बताई थी, मैंने आपको 7 कोशिका 8 केंद्रक बताए थे। तो 7 कोशिका में से 2 केंद्र कोशिका कौन कौन सी, सहायक कोशिका और यहाँ पे जो नष्ट हो चुकी है, और नर युग्मक जो नर भाग है उसमें से ध्यान रखना 2 नर युग्मक थे और एक क्या था, कायिक केंद्रक, वो क्या हो जाता है आपका, नष्ट हो जाता है। इसका मतलब भ्रूण कोश के अंदर आपके अब क्या मिलेंगे, अब कुछ स्थिति कुछ इस तरह की है, वो आप देखिए कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ एक्चुअली सिचुएशन प्रवेश होने के बाद क्या होती। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये है आपकी पराग नलिका, ये क्या है, ये आपकी पराग नलिका है। अब ये पराग नलिका क्या होगी, ये पराग नलिका प्रवेश कर चुकी है भ्रूण कोश के अंदर, और जैसे ही भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है सबसे पहले कहाँ घुसती है, सहायक कोशिका, तो सबसे पहले नष्ट होती है आपकी ये दोनों की दोनों सहायक कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट। ये आगे से फटने से, और ये भी क्या होता है, नाभिक केंद्र क्या हो जाता है आपका, नाभिक केंद्र भी क्या हो जाता है, नष्ट। तो एक्चुअल में जो सिचुएशन होती है, और दो ये नर युग्मक ध्यान रखना कहाँ जाते हैं, यहाँ पे। तो एक्चुअल में जैसे ही प्रवेश हो जाता है तो प्रवेश होने के बाद की जो स्थिति होती है वो कुछ इस तरह की होती है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखो बेटा क्या होता है, ये हो गया ये और पराग नलिका इसके अंदर प्रवेश कर चुकी है। तो अब भ्रूणकोश के अंदर सिचुएशन कुछ इस तरह की है, तो ध्यान से समझना। जैसे ही प्रवेश करता है तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे बच गए 3 चीजें। एक तो ये जो आपका क्या था, आपका ये था अंड को जो कोशिका थी वो एक बच गई, और क्या आ गए, और 2 नर युग्मक, ये आ गए बेटा आपके 2 नर युग्मक। ये नर युग्मक यहाँ पे आ गए, मतलब निषेचन से पहले ध्यान रखना दुल्हे राजा फाइनली दुल्हन के पास पहुंच गया। अब दुल्हे हैं 2 और दुल्हन है बहुत सारी। अब इनमें से ये किस किस के साथ मिलता है, ध्यान रखना, एक युग्मक तो मिलेगा अंड कोशिका के साथ और एक मिलेगा जिसे बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक उसके साथ। तो ये 2 तरह के निषेचन होंगे आगे जाके, तो वो अगले स्टेप में अपन निषेचन वाली क्रिया पढ़ेंगे। तो यहाँ तक का जो था प्रवेश, ये जो थर्ड पार्ट था वो कंप्लीट होता है कि भ्रूण कोश के अंदर ही प्रवेश कैसे करते हैं। मैं 5 मिनट के अंदर वापस से क्या करता हूं, आपको रिकॉल कर देता हूं। भ्रूण कोश में प्रवेश करने के लिए मुख्यतः बीजाणु द्वारा प्रवेश करती है। बीजाणु द्वारा भ्रूण कोश में इनको एंटर करने के लिए मदद करते हैं, जिसे अपन बोलते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। फिलीफॉर्म एपैरेटस कहाँ पाए जाते हैं, फिलीफॉर्म एपैरेटस पाए जाते हैं सहायक कोशिका पे। अपनी ओर सहायक कोशिका मतलब भ्रूण कोश की ओर पराग नलिका को आकर्षित कौन कर सकता है, हार्मोन या रसायन जो कहाँ से निकलता है, सहायक कोशिका जो आकर्षित करता है उसको सहायक कोशिका की ओर। तो मतलब पराग नलिका में जो अचल नर युग्मक है उनको पहुंचाने का काम कौन करता है, पहुंचाने का काम करता है पराग नलिका। और किसकी सहायता के द्वारा पहुंचता है, ये रसायन अनुवर्तन वृद्धि होती है। जो रसायन कहां से निकलता है या हार्मोन कहां से निकलता है, सहायक कोशिका में। जैसे ही ये प्रवेश करती है पराग नलिका, कहां प्रवेश करती है, सबसे पहले प्रवेश करती है सहायक कोशिका में। कौन मदद करता है, फिलीफॉर्म एपैरेटस। जैसे ही ये करती है इसमें एंडोऑस्मोसिस होता है, क्योंकि आगे छिद्र होता है पराग नलिका में जिसके द्वारा द्रव्य इसके अंदर एंटर होता है। द्रव्य फूलने से वो क्या होती है, फटती है। और फटने से कहां नुकसान होता है, 2 तो इसमें सहायक केंद्रक नष्ट हो जाती है, और एक आगे जो बड़ा भाई था जिसे अपन बोलते हैं बड़े भाई ने, देखो मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर में कि बड़ा भाई आगे जाके बलिदान, देखो तो यहां देखे जाके जान रखना, वो बलिदान करता है अपने छोटे भाई जिसे बोलते हैं 2 नर युग्मक। तो जो जनन जिसे अपन बोलते हैं जनन जिसे बोलते हैं कायिक केंद्रक है, और जो आपकी सहायक कोशिका वो नष्ट हो जाती है। अब जाके फाइनल अपने को रिजल्ट क्या मिलता है कि साहब भ्रूण कोश है, आपको क्या मिलेगा, भ्रूण कोश में 7 केंद्रक जो थे, 7 कोशिका थी, ये 3 इधर थी 3 इधर थी, तो उसमें से 2 कोशिका नष्ट हो चुकी है। तो आप कोशिका कितनी बच गई, 1 2 3 4 और 5 तो आपके पास कोशिका बच गई। केंद्र कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 केंद्र अभी आपके पास बचे। अभी तो और भी नष्ट होगा, अभी तो बहुत कुछ नष्ट होगा, वो आगे आप देखिए क्या क्या नष्ट होता है। अब फाइनल स्टेज में क्या होता है कि भ्रूण कोश के अंदर आपके 2 नर युग्मक क्या हो चुके, प्रवेश कर चुके। अब ये जो भ्रूण कोश में प्रवेश किए हुए नर युग्मक है, एक तो मिलेगा अंड कोशिका के साथ और एक मिलेगा किसके साथ, जिसे बोलते हैं द्वितीय कोशिका। अब ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक का जो मिलन होता है, इस मिलन को ही ध्यान रखना अपन क्या बोलते हैं, निषेचन।
अब अपना ध्यान रखना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्थ स्टेप आएगा जिसे अपन बोलते हैं निषेचन की क्रिया, जिसे अपन बोलते हैं संलयन की क्रिया। इसमें आपको 3 टर्म्स खास इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना है। एक तो होगा जिसे अपन बोलेंगे सिनगैमी, जिसे अपन बोलते हैं, एक होगा डबल फर्टिलाइजेशन और एक होगा ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसको अपन बहुत ही ढंग से पढ़ने वाले हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स? अब अपन पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्टिलाइजेशन का, जिसे बोलते हैं युग्मक संलयन। मतलब फाइनली दुल्हे राजा दुल्हन से मिलने जा रहे हैं। दुल्हे कितने? 2, मतलब 2 नर युग्मक। अब कौन कौन से दुल्हन से मिलेगी? कि दुल्हन बहुत सारी, यहाँ पे एंटीपोडल कोशिकाएं हैं, यहाँ द्वितीयक केंद्रक है, यहाँ अंड को केंद्रक कोशिका है जिसे अपन बोलते हैं। तो किससे जाके मिलन होगा? तो ध्यान रखना, ये कुंवारी रहेगी, मतलब जैसे एंटीपोडल, जैसे प्रतिमुखी कोशिकाएं, ध्यान रखना आगे जाके ये तो आगे जाके और नष्ट, ये भी नष्ट हो जाएंगे। लास्ट में गेम बचाए केवल ये हो रही है, तो ये कुंवारी तो इनसे अपना कोई भी लेना देना नहीं है। अब ध्यान रखना, नर युग्मक को मैं नंबर डाल रहा हूं, एक नर युग्मक नंबर 1 और नर युग्मक नंबर 2। समझ आ गया? तो नर युग्मक, एक नर युग्मक क्या करता है? एक नर युग्मक ये तो ध्यान रखना किसके साथ संलयन करता है? ये करता है आपका संलयन जिसे अपन बोलते हैं अंड कोशिका। ये किसके साथ मिलेगा? ब्लू है तो मैं ध्यान रखना, ये मिलता है साहब अंड कोशिका से। तो ये जो क्रिया है, मतलब क्या, नर युग्मक का अंड कोशिका की जो संलयन की जो क्रिया है, इसे ध्यान रखना अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलेंगे इसको अपन? सिनगैमी। तो सिनगैमी की परिभाषा मतलब नर युग्मक का अंड कोशिका के साथ संलयन या जो निषेचन की क्रिया है उसे अपन क्या बोलेंगे? सिनगैमी। और नर युग्मक नंबर 2, मतलब ये तो नर युग्मक नंबर 2, अब ये है नर युग्मक नंबर 2। दूसरा जो नर युग्मक है उसका ध्यान रखना निषेचन किससे होगा? जिससे अपन बोलते हैं द्वितीय कोशिका। क्या बोलेंगे? जिसमें केंद्रक भी कितने हैं? 2। तो ध्यान रखना दूसरे का होगा जिसे अपन बोलते हैं द्वितीय कोशिका, इसके साथ होगा। अब ध्यान रखना यहां गेम होता है। अब देखो यहां n, मतलब यहां अगर अपन बोलते हैं यहां केंद्र कितना? 1, यहां केंद्र 1, तो आपके जो क्या बनेगा? युग्मनज और जो भ्रूण बनेगा आगे जाके ये कितने बनेगा? 2n। समझ आ गया? यहां नर युग्मक में कितना? n, लेकिन द्वितीय केंद्र में आपको पता है केंद्र कितना है? n+n, 2 होते हैं। तो आगे जाके ध्यान रखना इस तरह का जो निषेचन क्रिया होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखना। कुछ लोग इसको डबल फर्टिलाइज को नहीं बोलते हैं। यहां 3 चीजें आपस में मिल रही है तो इसे अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं त्रिसंलयन। क्या बोलेंगे? 3 चीजें आपस में मिल रही हैं, 2 केंद्रक, 1 केंद्रक, 3 केंद्रक आपस में मिल रहे हैं, तो इसे अपन बोलते हैं त्रिसंलयन, जिसे अपन बोलते हैं ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। और ध्यान रखना ये जो चीज है इन दोनों को मिला के 2 तरह के निषेचन क्रिया, एक ये निषेचन, एक ये निषेचन, इन दोनों को निषेचन को मिला के अपन क्या बोलते हैं? इस क्रिया को अपन बोलते हैं द्विनिषेचन, जिसे अंग्रेजी में अपन क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। पहली बात तो ध्यान रखना क्या क्या क्वेश्चन आता है, मैं ध्यान रखना क्वेश्चन बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन क्रिया किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, द्विनिषेचन क्रिया ये कौन से वैज्ञानिक ने दी? तो ध्यान रखना इस साइंटिस्ट का नाम देख रहे हैं, एक नावास्चिन नाम का एक साइंटिस्ट था। क्या नाम था? नावास्चिन नाम का एक साइंटिस्ट था, ध्यान रखना, जिसने सर्वप्रथम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। केवल फर्टिलाइजेशन का पूछे तो आंसर क्या जाएगा? स्ट्रॉसबर्गर। डबल फर्टिलाइजेशन का पूछे तो आंसर क्या जाएगा? नावास्चिन नाम का, जैसे अंग्रेजी में NAWASCHIN, नावास्चिन नाम का एक वैज्ञानिक था। सबसे पहले ध्यान रखना डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में इसने बात। अब देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2, इसको किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 3, डबल फर्टिलाइजेशन के कितने प्रकार होते हैं? तो एक होता है सिनगैमी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, एक होता है त्रिसंलयन। 4, फिर आपसे पूछा जाए इसमें जो युग्मज होगा इसकी प्लॉइडी लेवल क्या होती है? 2n, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर बन गया 5। क्वेश्चन नंबर 5, और यहां जो बनता है वो बनता है आपका 3n। क्या बनता है? 3n, तो ये बनता है क्वेश्चन नंबर 6। अब सिनगैमी मतलब ये जो 2 नर युग्म मिले सिनगैमी, इससे तो क्या बनेगा? आगे जाके बनेगा भ्रूण, युग्मनज, युग्मनज से बनेगा भ्रूण, और भ्रूण से ही आगे जाके इससे क्या मिलेगा आपको? इससे मिलेगा आपको बीज। जो आपका भ्रूण बनता है वो बीज मिलता है, वो इससे मिलता है ट्रू, जो बीज मिलता है वो इसे सत्य निषेचन जिसे अपन बोलेंगे वो अपन किसे बोलेंगे? सिनगैमी को बोलेंगे। और इससे बनता है आपका ये जो है आपका त्रिसंलयन, इससे अपन बोलते हैं, इससे बनता है आपका भ्रूण
पोस्ट, जिसे अपन बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो मैं इसको वापस इतना कंफ्यूजन होने वाला जो ये रायता फैला है, मैं इसको समेटने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैं वापस से इजी फॉर्म में करने जा रहा हूँ। बने रहिए। क्या बताया मैंने, 7 से 8 क्वेश्चन ध्यान रखना इस टॉपिक से बन रहे हैं। मैं एक इसी मतलब 4th स्टेप के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन मैं सारे के सारे आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। पहले भी ध्यान रखना, अंतिप्रतिमुखी कोशिकाएं के साथ भी किसी प्रकार की कोई निषेचन नहीं होता है। ये आगे जाके ध्यान रखना, ये भी क्या हो जाएगी, आपकी विलुप्त हो जाएंगे। इसका मतलब आपके केंद्र देखो, आप ध्यान से देखो, आपको स्टार्टिंग में मैंने केंद्र कितने बताए थे, कोशिका कितनी बताई थी, मैंने आपको 7 कोशिका बताई थी। 3 प्रतिमुख कोशिकाएं और 2 सहायक कोशिकाएं, मतलब 3 प्रतिमुख कोशिकाएं 2 कोशिकाएं, मतलब 5। 7 में से 2 चीजें तो आपकी विलुप्त हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी, मतलब बचेंगी केवल 2 कोशिका। एक तो बचेगी अंड कोशिका और एक बचेगी द्वितीय कोशिका। अब इन्हीं के साथ ध्यान रखना संलयन की क्रिया होगी। इसके साथ जो संलयन क्रिया होगी उससे अपन बोलेंगे सिनगेमी। इसके साथ जो होगी उससे बोलेंगे त्रिसंलयन, क्योंकि यहाँ पे n+n है तो ये 3 मिलते हैं आपस में, n ये और n ये, तो आपस में 3 मिलते हैं तो इसे बोलते हैं त्रिसंलयन। और ये 2 निषेचन हुए, एक निषेचन नंबर 1, निषेचन नंबर 2, तो इस क्रिया को अपन बोलते हैं द्विनिषेचन। यहाँ कंफ्यूजन भी होता है, एक एक्सीडेंट में होता है, तो पूरा को पूरा आपको वापस से सिंप्लीफाई कर रहा हूं क्या हुआ है, तो ध्यान से बने रहिए। मैं अब ये जो निषेचन का जो मैंने आपको पार्ट पढ़ाया, मैं इसको बहुत ही आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको इसको सिंपल करने जा रहा हूं। सिंपल करने क्या जा रहा हूं, देखिएगा बेटा, स्टार्टिंग मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने पढ़ाया कि साहब द्विनिषेचन। क्या पढ़ाया मैंने, द्विनिषेचन। द्विनिषेचन का मतलब क्या हुआ सर, द्विनिषेचन को बताने वाला वैज्ञानिक था नावासिन। उसने बताया कि साहब जितने भी आपके, ये ध्यान रखना, जितने भी आपके एंजियोस्पर्म है, जितने भी आपके आवृतबीजी पादप है, इनका डबल फर्टिलाइजेशन का सार्वभौमिक लक्षण है। मतलब ये होगा तो होगा ही, ऐसा कोई भी एंजियोस्पर्म नहीं है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। ध्यान रखना, ये सार्वभौमिक लक्षण है। अब क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो ध्यान से सुनेगा, 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो मैं इसको वापस से रिवाइज कर रहा हूं। क्या अब द्विनिषेचन का मतलब हो गया सब, इसके अंदर निषेचन की क्रिया कितनी होगी, 2। तो नंबर 1 पहली बात बोलते हैं निषेचन नंबर 1, जिसे अपन बोलेंगे निषेचन नंबर 1, और दूसरा होगा निषेचन नंबर 2। निषेचन नंबर 1 क्या होता है, निषेचन नंबर 1 को अपन क्या बोलते हैं, निषेचन नंबर 1 को अपन बोलते हैं साहब सिनगेमी। क्या बोलते हैं, सिनगेमी। और निषेचन नंबर 2 को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे त्रिसंलयन, जिसे अपन बोलेंगे त्रिसंलयन, जिसे अपन बोलेंगे, या इसको अपन ट्रिपल फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, या ट्रिपल निषेचन भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, मतलब द्विनिषेचन के 2 भाग, एक तो हो गया सिनगेमी और एक होगा त्रिसंलयन। ये कैसे बनता है साहब, इसमें क्रिया कौन सी होती है, इसमें बनती है n+n, मतलब एक तो नर युग्मक और एक आपके अंड कोशिका। यहां क्या होता है साहब, यहां बनती स्थिति कुछ इस तरह की n+n+n, मतलब जो स्थिति बनेगी वो आपस में क्या बनेगी, 3n, मतलब 3 केंद्रक आपस में मिलेंगे। तो यहां तो मिलेंगे 2 केंद्रक, यहां मिलेंगे 3 केंद्रक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पूछा जाता है कि सब द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं। अगर आपसे पूछे द्विनिषेचन में, तो देश जब भाग पूछे तो कितने केंद्रक भाग लेते, तो केंद्रक तो कितने भाग लेते हैं साहब, केंद्रक भाग लेते हैं 3 यहां और 2 यहां, तो केंद्रक तो लेते हैं आपके 5। लेकिन आपसे पूछा जाए साहब द्विनिषेचन के अंदर कितनी कोशिका पूछे, तो आपको पता है अंड कोशिका 1, अंड कोशिका 1, ठीक है, और एक हो गए आपके क्या बोलते हैं 2 द्वितीय कोशिका, और 3 एक हो गए आपका, ठीक है बेटा। तो आपसे पूछे केंद्र कितने भाग लेते, तो केंद्र ध्यान रखना कितने भाग लेते हैं, 5। कोशिका अंड कोशिका और आपकी सहायक कोशिका कितनी, 2। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा है तो आप इग्नोर ही मारो। मेन पूछा था, 2 मेन चीजें पूछा था, केंद्र कितने, युग्मक, तो ध्यान रखना युग्मक कितने लेते हैं इसमें भाग, 3 युग्मक लाते हैं द्विनिषेचन के अंदर, क्योंकि 2 तो नर युग्मक हो गए और एक हो गया आपके मादा वाला जो भाग हो गया। तो आपसे पूछा जाए द्विनिषेचन की क्रिया में केंद्र कितने भाग लेते हैं, 5, और युग्मक कितने भाग लेते हैं, ध्यान रखना 3, 1 ऑफ द मोस्ट। द्विनिषेचन के कितने भाग 1 सिनगेमी, दूसरा भाग त्रिसंलयन, जिसे बोलते हैं ट्रिपल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं अपन। अब ध्यान रखना, अब सिनगेमी होती क्या है, सिनगेमी का मतलब क्या होता है, जब एक नर युग्मक का संलयन किसके साथ हो, संलयन हो किसके साथ, अंड कोशिका के साथ उसका संलयन हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सिनगेमी।
त्रिसंलयन क्या होता है? त्रिसंलयन का मतलब होता है नर युग्मक का संलयन किसके साथ? द्वितीयक कोशिका या जिसे बोलते हैं द्वितीयक कोशिका के साथ हो तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे आपके ट्रिपल फ्यूजन या इसे बोलते हैं त्रिसंलयन। देखो बेटा कंफ्यूज नहीं होता, कुछ बच्चे यहाँ से इसको रिप्लेस कर देते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। ध्यान रखना द्विनिषेचन के दो भाग है। अब सुनिएगा आगे का भाग। अब जब अंड कोशिका के साथ जब इसके आगे जाके जो बनेगा, इससे बनेगा बेटा सबसे पहले युग्म, इससे बनेगा युग्मनज, और युग्मनज से क्या बनेगा? युग्मनज से बनेगा आपके भ्रूण। क्या बनेगा? भ्रूण। और यही भ्रूण आगे जाके किसका निर्माण करता है बेटा? बीज का जो अंकुरण होता है वो इसी से होता है बेटा। और यही ध्यान रखना, इसको निर्माण होने के लिए क्या चाहिए? खाना क्या चाहिए? पोष। अब पोष जो बनेगा, ध्यान रखना, इससे बनता है आपके सबसे पहले जिसे अपन बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं PEN, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। और आगे जाके यही क्या बनता है? यही क्या बनाता है? भ्रूणपोष। अब इस पोष का काम क्या है? इस भ्रूणपोष का काम है जो विकसित होने वाला जो भ्रूण है इसको जो भोजन देने, देखो बीज के अंदर, देखो ये बीज के अंदर यहाँ क्या होगा? भ्रूण। और इस भ्रूण को जो खाना देगा, वो खाना जो होगा उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे अपन बोलेंगे भ्रूणपोष। और ये भ्रूणपोष क्या करेगा? विकसित होने वाले भ्रूण को क्या देगा? भोजन प्रोवाइड करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस भ्रूणपोष के आपको पूछे तो यहाँ पे N, तो ये इसका तो क्या होगा? ये होगा बेटा 2N, और ये जो होगा ये क्या होगा बेटा? 3N। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। तो भ्रूणपोष की आपके प्लॉइडी लेवल क्या होता है? तो भ्रूणपोष का जो प्लॉइडी लेवल होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका 3N। तो आपके पूछे त्रिसंलयन से किसका निर्माण होता है? त्रिसंलयन से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। सिनगेमी से किसका निर्माण होता है? भ्रूण का। पूछा जाए सत्य निषेचन किसे? ध्यान रखना, सिनगेमी को ही क्या बोलते हैं बेटा? आपको सत्य निषेचन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं तो आपको इसको खासकर ध्यान रखना है। समझ आ गया बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब प्लॉइडी लेवल के क्वेश्चन आगे और बनेंगे तो वापस आपको मैं बताऊंगा क्या क्या बनते हैं, वो अपन आगे की ओर पढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ढंग से करना है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अब बेटा मैं लास्ट के अंदर 2 टर्म बच गई थी आपके, जिससे मैंने आपको दिया स्टार्टिंग लेक्चर। एक तो है सिफेनो, आपके जिसे बोलते हैं सिफेनोगेमी, और एक होते हैं जिसे अपन बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। ये 2 टर्म बता देता हूँ क्या होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है देखो, सिफेनोगेमी का मतलब क्या आता है? मतलब सिफेनोगेमी मतलब सिफेनोगेमी का अपन इंग्लिश में लिखे हैं तो इसको बोलते हैं SIPHNO, सिफेनोगेमी। तो सिफेनोगेमी का मतलब क्या होता है? जो अचल नर युग्मक हैं, जो अचल पराग नलिका के द्वारा बीजांड के अंदर जिसे अपन बोलते हैं भ्रूणकोश के अंदर जो प्रवेश करते हैं, इस जो क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? सिफेनोगेमी। मतलब अचल नर युग्मक को पराग नलिका के द्वारा बीजांड में जो प्रवेश कर, जो भ्रूणकोश के अंदर जो प्रवेश कराने की जो ये प्रोसेस है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सिफेनोगेमी। अगर यदि देखो, यदि एक से अधिक अगर पराग नलिका का निर्माण हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? पॉलीसाइफोनस। लेकिन यदि एक से अधिक पराग नलिका भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती है, निर्माण होता है, उसे बोलते हैं पॉलीसिफोनस। अगर एक से अधिक पराग नलिका भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? पॉलीस्पर्मी। तो पॉलीसाइफोनस और पॉलीस्पर्मी में क्या फर्क है? मतलब मोनोसाइफोनस, पॉलीसाइफोनस का मतलब यदि एक से अधिक पराग नलिका का निर्माण हो तो उसे बोलेंगे पॉलीसाइफोनस, और यदि एक से अधिक पराग नलिका प्रवेश करती है भ्रूणकोश के अंदर तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे पॉलीस्पर्मी। तो अपन ने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा? अपन ने मोनोसाइफोनस, पॉलीसाइफोनस, पोरोगेमी, मीजोगेमी, टेलेजोगेमी, सिफेनोगेमी, पॉलीस्पर्मी, आपके डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी, सत्य निषेचन, ट्रिपल निषेचन,
पॉली एंडोस्पर्म न्यूक्लियस केंद्र जिसे अपन बोल रहे हैं, यही केंद्र आगे जाके भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। भ्रूणपोष का कार्य क्या, विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ये आगे जाके जाना खत्म भी हो जाता है और कुछ में रह जाता है। उसके आधार पर बीज दो प्रकार के पाए जाते हैं। भ्रूण क्या होता है, भ्रूण का निर्माण कौन से निषेचन द्वारा होता है, ये सारा का कितने केंद्रक भाग लेते हैं 5, युग्मक कितने भाग लेते हैं 3, और किस तरह की इस क्रिया को देने वाले वैज्ञानिक का नाम, केवल निषेचन पूछे तो स्ट्रॉसबर्गर, डबल फर्टिलाइजेशन को देने वाले वैज्ञानिक का नाम जिसे अपन बोलते हैं नावास्चिन। तो ये चीजें आपको खास कर ध्यान रखना बेटा। होप ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की एग्जाम में यहाँ से पूरा के पूरा 101% एग्जाम में क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो इस लेक्चर को बेटा बहुत ढंग से आपको नोट्स बनाने पढ़ना है। अगर ये वीडियो बेटा आपको पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।